जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं। आंसर है इसका, जब किसी व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो तो उसे मानव विकास कहा जाता है। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रहने के स्तर में होने वाले परिवर्तन है। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल को परिभाषित करें। मानव भूगोल को परिभाषित करें। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, जैसा कि हम जानते हैं कि मानव अपने वातावरण से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। मानव एवं वातावरण दोनों का संबंध पारस्परिक एवं अटूट है। इन्हीं संबंधों का अध्ययन ही विशेष रूप से मानव भूगोल कहलाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को इस प्रकार का आंसर लिखना है। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्रों के नाम बताएं। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, मानव भूगोल के महत्वपूर्ण उपक्षेत्र निम्नलिखित है। पहला में है सामाजिक कल्याण का भूगोल, बी में है ऐतिहासिक भूगोल, और सी में है सांस्कृतिक भूगोल, और डी में अधिवास भूगोल। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है, जनसंख्या संगठन जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिसकी माप की जा सके तथा जिनकी मदद से दो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूह में अंतर अथवा तुलना की जा सके। आयु, लिंग, साक्षरता, आवास का स्थान तथा व्यवसाय आदि ऐसे महत्वपूर्ण घटक है। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, जल परिवहन से क्या लाभ है। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, जल परिवहन के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, जल परिवहन से किसी मार्ग के निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बी में है, जल परिवहन यातायात का एक सस्ता माध्यम है। सी में है, जल परिवहन से एक साथ अधिक माल ढोया जा सकता है। डी में है, जल परिवहन के रख रखाव पर बहुत कम खर्चा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है, वायु परिवहन से क्या लाभ है। इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, वायु परिवहन से निम्नलिखित लाभ है। पहला है, आज वायु परिवहन आरामदायक साधन है। इसके द्वारा अति दुर्लभ स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, घने जंगल व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, ग्रामीण जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या में क्या अंतर है। अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, ग्रामीण जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या में निम्नलिखित अंतर है। पहला है, देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो गांव में रहता है ग्रामीण जनसंख्या कहलाता है, जबकि देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो छोटे छोटे नगरों में रहता है नगरीय जनसंख्या कहलाता है। बी में है, भारत में लगभग 72% जनसंख्या गांव में निवास करती है, जबकि 28% लोग शहर में निवास करते हैं। ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर निम्न होता है, जबकि नगरीय जनसंख्या का जीवन स्तर उच्च होता है। अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, व्यापार संतुलन वस्तुओं के यातायात का तथा निर्यात के मूल्यों की सूची है, जिसमें भौतिक वस्तुओं के आयात निर्यात शामिल होते हैं। यदि निर्यातों के मूल्य आयातों से अधिक होते हैं तो व्यापार संतुलन अनुकूल होता है, पर यदि आयात निर्यात से अधिक होता है तो व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य को लिखें। इसको इस प्रकार लिखना है आंसर, विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला है, विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक झगड़ों का निपटारा करना। दूसरा है, यह सेवाओं के व्यापार को नियंत्रित करता है। तीसरा है, व्यापार संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए मंच प्रदान करता है। यदि इस तरह का आप वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, लिंग अनुपात किसे कहते हैं? इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, जनसंख्या में पुरुष और स्त्रियों के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, कुटीर उद्योग गृह उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल जैसे का उपयोग करते हैं। वह साधारण औजार द्वारा परिवार के सदस्य मिलकर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तैयार माल का या तो स्वयं उपभोग करते हैं या किसी स्थानीय गांव के बाजार में विक्रय कर देते हैं। इस उद्योग से दैनिक जीवन के उपयोग आने वाले वस्तुओं जैसे खाद, कपड़ा, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते एवं छोटी मूर्तियाँ उत्पादित की जाती है। अब देखते हैं लघु उद्योग क्या होता है। लघु उद्योग से भिन्न होता है। इसमें भी स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है, किंतु इसका कारखाना घर से बाहर रहता है एवं अर्धकुशल श्रमिक तथा शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रोजगार के अवसर इसमें अधिक होते हैं। भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राज़ील जैसे देश अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार के उद्योग में बिजली, इलेक्ट्रॉनिक, खिलौने, मशीन इत्यादि का निर्माण कर रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, सहकारी कृषि से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, जबकि किसानों का एक समूह अपनी स्वेच्छा से कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए सहकारी संस्था का गठन करता है और मिलजुल कर आपसी सहयोग से खेती करता है, तो इस प्रकार की खेती को सहकारी कृषि बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय कृषि क्या है? इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, भूमध्य सागरीय कृषि अत्यधिक विशिष्ट वाणिज्यिक कृषि है। इस कृषि के अंतर्गत खट्टे फलों की खेती की जाती है। अंगूर की खेती भूमध्य क्षेत्र की एक विशेषता है। यह यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में प्रचलित है। यह खेती यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में विशेष रूप से की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, उपग्रह संचार क्या है? उपग्रह संचार के लाभ बताएं। इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार को उपग्रह संचार कहते हैं। उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार ने संचार तकनीकी के क्षेत्र में एक नवीन युग का आरंभ किया है। उपग्रह संचार के महत्वपूर्ण लाभ है टेलीफोन और मोबाइल सेवा, दूरदर्शन सेवा, इंटरनेट सेवा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, सार्क का पूरा नाम क्या है? इसका मुख्यालय कहाँ है? ये VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है और आने की संभावना है, तो इसको देख लेते हैं। सार्क का पूरा नाम क्या है? सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेटिव अर्थात दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसके 8 सदस्य देश हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मालदीव। सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीबल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें। इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, नीबल या शुद्ध बोया गया क्षेत्र वह भूमि है जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती है। इसके विपरीत सकल बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत नीबल बोया गया क्षेत्र उस क्षेत्र को भी जोड़ दिया जाता है जिसमें उस वर्ष एक से अधिक बार फसलें बोई और काटी जाती है। एक बार बोई गई भूमि का एक बार, 2 बार बोई गई भूमि को 2 बार और 3 बार बोई गई भूमि को 3 बार जोड़ दिया जाता है। इस तरह की खेती सकल बोया गया क्षेत्र में की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेट्रो रेलवे क्या है?
इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, मेट्रो रेलवे शहरी परिवहन की स्थानीय यातायात सेवा है जिसमें गाड़ियाँ काफ़ी तीव्र चलती है और लोगों को अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचाती है। यह भूमिगत भी होती है और भूमि के ऊपर पुल के सहारे भी चलती है। यह प्रदूषण को कम करती है और भीड़ वाले क्षेत्र से बचकर चलती है। भारत में कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेलवे इस सारी जगहों पर उपलब्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, उत्तरी भारत में सिंचाई के मुख्य साधन नहर, कुओं और नलकूप है। इसमें नहर द्वारा सिंचाई का विशेष महत्व है। समतल और मुलायम चट्टानों की उपस्थिति, विस्तृत कृषि, उपजाऊ भूमि, कम गहराई में नदी या अन्य जल स्रोत से जल की पर्याप्त भूमि के कारण उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार इत्यादि राज्यों में इन साधनों से सिंचाई होती है। इसको इस प्रकार लिख देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, सुएज नहर मिस्र के उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट सुएज के मध्य भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। इसका निर्माण 1869 में यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश प्रदान करने के लिए किया गया। यह नहर 160 किलोमीटर लंबी तथा 11 से 15 मीटर गहरी, जिससे प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं। इसको पर करने वाले लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगता है। इसके बनने से पहले यूरोप और एशिया के बीच कच्चा माल तथा तैयार माल का यातायात उत्तरमाशा अंतरिप होकर होता था। यह पूरे अफ्रीका घूमकर जाता था, जिससे समय और खर्च अधिक लगता था। सुएज नहर मार्ग ने समय और खर्च को काफ़ी कम कर दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर, भारत में अभ्रक के विवरण का वर्णन करें। इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु व महाराष्ट्र में भी अभ्रक पाया जाता है। झारखंड के निचले हजारीबाग पठार व आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में अभ्रक का उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है? इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, शुष्क कृषि पद्धति उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेमी से कम वर्षा के अभाव में यहां ऐसी फसल उपजाई जाती है जो शुष्कता को सहन कर सके, जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार इत्यादि। इन क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल के प्रयोग की अनेक विधियां अपनाई जाती है। इसके विपरीत आर्द्र कृषि उन क्षेत्रों में होती है जहां वर्षा जल पौधा की ज़रूरत से अधिक होता है। इन क्षेत्रों में वे फसलें उगाई जाती है जिन्हें पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे चावल, जूट, गन्ना इत्यादि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, बहुपक्षीय व्यापार क्या है? इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, बहुपक्षीय व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। एक देश अन्य देशों के साथ मिलकर व्यापार कर सकता है। देश कुछ व्यापारिक साझेदारों को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र को स्थिति प्रदान कर सकता है। इसका आंसर इस प्रकार लिख देना है। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर, भारत में पवन ऊर्जा के विकास का एक संक्षिप्त विवरण दे। ये भी VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की चांसेस है। अगले क्वेश्चन नंबर क्या है 23 है। इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, प्रवाहित पवन से उत्पन्न ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है।
यह प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का स्रोत है। भारत में लगभग 23,000 मेगावाट पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता है। देश में लगभग 90 स्थानों की पहचान पवन ऊर्जा के केंद्र के रूप में की गई है। ये स्थान गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें। इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, किसी देश में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर और मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। यदि जन्म दर मृत्यु दर से कम हो तो जनसंख्या में कमी होती है। जन्म दर में केवल जन्म लेने वाले बच्चे को सम्मिलित किया जाता है, किंतु मृत्यु दर में सभी आयु की जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर